मम्मी पापा की इजाजत लेकर एक लड़की अपनी सहेली के साथ एक पार्टी में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने ही उम्र के कुछ लड़कों से होती है। पार्टी खत्म होने के बाद दोस्ती का फायदा उठाकर उन्हीं लड़कों ने उस लड़की के साथ गैंग रेप किया। इसके बाद कहानी पूरी तरह बदल जाती है। उन लड़कों की जिंदगी में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है, जिसका क्लाइमैक्स आपको हैरान कर देगा। तो चलिए इस जबरदस्त ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी इस थ्रिलर फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक कोर्ट से होती है। जज के पास उनका असिस्टेंट एक ऐसी फाइल लेकर आता है जिसे देखकर जज भी हैरान रह जाते हैं। ये केस किसी और ने नहीं बल्कि एक औरत ने खुद के ऊपर किया था। जज लंच करते हुए इस अजीब केस के बारे में सोचते हैं और तय करते हैं कि खाने के बाद वो इसकी सुनवाई करेंगे। पूरे कोर्ट परिसर में इस बात को लेकर हलचल मच जाती है और मीडिया में भी ये खबर फैल जाती है कि एक औरत ने अपने ही ऊपर केस कर दिया है। थोड़ी देर बाद कोर्ट में विंध्या को बुलाया जाता है। जब वो कोर्ट की तरफ बढ़ती है तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि शायद उसने अपने पति या बच्चे का मर्डर किया है और अब पछतावे में सरेंडर करने आई है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ विकास पब्लिक स्कूल में कुछ दोस्त एग्जाम खत्म होने की खुशी में पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हम चैत्र को देखते हैं, जो अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली और संस्कारी बेटी है। वो सुबह उठकर सबको कॉफी पिलाती है और अपने छोटे भाई के साथ मस्ती करती है। नाश्ते के टेबल पर उसकी एक सहेली का फोन आता है जो उसे एक पार्टी में बुलाती है। चैत्र को लगता है कि उसके पापा परमिशन नहीं देंगे, लेकिन उसकी सहेली फोन लाउडस्पीकर पर रखवा कर बातों बातों में उसके पापा से हाँ करवा लेती है। दोपहर को चैत्र अपनी सहेली के साथ पार्टी में पहुंचती है। वहाँ उसकी मुलाकात उन 5 लड़कों से होती है जो कल मस्ती कर रहे थे। उनका लीडर विकास है। पहले विकास और फिर उसके बाकी 4 दोस्त चैत्र से जान पहचान बढ़ाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है और सब साथ में डांस करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद चैत्र की सहेली उसे घर छोड़ना चाहती है, लेकिन चैत्र बोलती है कि उसके पापा उसे लेने आ रहे हैं। रात को पापा चैत्र को घर लेकर आते हैं, लेकिन घर आते ही चैत्र का व्यवहार बदल जाता है। वो बहुत डरी हुई और अजीब बर्ताव करने लगती है। उसके पापा को लगता है शायद पार्टी की थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। चैत्र अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। जब वो नहाने जाती है तो उसके शरीर से खून बहता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। तभी उसकी सहेली का फोन आता है और बताती है कि चैत्र का एक वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल हो गया है। चैत्र ये वीडियो देखकर पूरी तरह डर जाती है। उधर विकास और उसके दोस्त भी बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने चैत्र के साथ गलत काम किया था और उसका वीडियो बनाया था। उनके एक दोस्त ने गलती से वो वीडियो व्हाट्सएप पर फैला दिया। विकास अपने दोस्तों पर बहुत गुस्सा होता है और सबको छुप जाने के लिए बोलता है। अगले दिन चैत्र का परिवार नाश्ते के टेबल पर बैठा था। चैत्र वहाँ आती है, लेकिन उसका बर्ताव बहुत अजीब था। जब उसके पापा उसके कंधे पर हाथ रखते हैं तो वो उन पर चिल्ला पड़ती है। छोटा भाई हाथ लगाता है तो वो उस पर भी गुस्सा करती है। घर का माहौल एकदम बदल जाता है। चैत्र अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। माँ समझ जाती है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो उसे सब सच बताने को बोलती है। चैत्र डरते हुए बताती है कि पार्टी में उसकी कुछ लड़कों से दोस्ती हुई थी। पार्टी खत्म होने के बाद उन्होंने उसे घर छोड़ने की बात कही। चैत्र ने बताया कि पापा उसे लेने आने वाले हैं। उसके पापा को फोन भी किया पर फोन नहीं लगा। उन लड़कों के बार बार कहने पर वो उनकी गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर उन्होंने खाना लिया और गाड़ी बदली। दूसरी गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने चैत्र को भी कुछ खिलाया, जिसे खाकर वो बेहोश होने लगी। चलती गाड़ी में वो लोग उसके साथ गंदी हरकतें करने लगे और वीडियो बनाने लगे। ये सब बताते हुए चैत्र रुक जाती है तो उसकी माँ उसे कमरे में ले जाकर पूरी बात सुनती है। चैत्र बताती है कि उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह रोकी और फिर उन 5 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया। ये सुनकर माँ सन्न रह जाती है। वो बाहर आकर रोते हुए चैत्र के पापा को सब बताती है। पापा भी ये सुनकर टूट जाते हैं और पूछते हैं अब क्या करें। माँ डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन तभी चैत्र कमरे से बाहर आती है और बोलती है हमें अभी पुलिस के पास जाना होगा। मम्मी पापा पुलिस के नाम से थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर चैत्र अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो कहती है उन लड़कों को सबक मिलना ही चाहिए, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचकर चैत्र सदमे की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। पुलिस बोलते हैं कि वो अभी ट्रॉमा में है, इसे एक स्पेशल सेंटर ले जाना होगा जहाँ इसे थोड़ा नॉर्मल महसूस कराया जा सके। उस सेंटर में ले जाकर चैत्र धीरे धीरे नॉर्मल होती है और विकास के साथ 5 लड़कों के नाम बता देती है। वो सब कुछ साफ साफ बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। इसके बाद उसका मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें जुल्म के निशान साफ नजर आते हैं। पुलिस चैत्र के बताए पते पर पहुंचती है और सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिससे उन्हें पक्के सबूत मिल जाते हैं। इसके बाद पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी करके उन 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहाँ पत्रकार पुलिस पर सवालों बौछार कर देते हैं कि शहर में क्राइम बढ़ता जा रहा है और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही। कमिश्नर बोलते हैं कि इस केस को संभालना मुश्किल है, क्योंकि पकड़े गए 5 लड़के बहुत ही अमीर और इज्जतदार परिवारों से हैं, जबकि पीड़ित लड़की एक साधारण नाबालिग है। पुलिस कमिश्नर तब एक स्कूल जाने वाली बच्ची की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि आप इसे जानते हैं। जब कोई नहीं पहचान पाता तो कमिश्नर उस बच्ची की कहानी सुनाते हैं। एक दिन कुछ बिगड़े हुए रईस लड़के स्कूल से भागकर शराब और नशा करने एक बार में जाते हैं। नशा करने के बाद वो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो सामने वाली गाड़ी में वो बच्ची अपने परिवार के साथ जा रही थी। उन लड़कों की गलती की वजह से एक्सीडेंट इतना भयानक था कि बच्ची के साथ उसके दादा और चाचा की भी मौत हो गई। कमिश्नर तब सोहेल नाम के एक लड़के की फोटो दिखाते हैं, जिसे सब साइको के नाम से जानते थे। कमिश्नर बताते हैं कि अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए वो खुद अपराधी बन गया। कमिश्नर बोलते हैं कि आज जो इस लड़की चैत्र के साथ हुआ है, इसके जिम्मेदार इन लड़कों के माँ बाप हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए। इसके बाद कमिश्नर एक एक करके उन 5 लड़कों के पिताओं के नाम मीडिया के सामने लाते हैं, जिनमें से कोई सांसद तो कोई मंत्री है। अपने नाम उछलते देख वो वीआईपी लोग कमिश्नर पर भड़क जाते हैं। कमिश्नर नहीं रुकते और विकास के पिता का नाम बता
बताते हैं जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। साथ ही वो विकास की माँ विंध्या का भी जिक्र करते हैं जो विकास पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल और डायरेक्टर है। वहीं विंध्या जो पहले उस छोटी बच्ची के इंसाफ के लिए आंदोलन कर रही थी। कमिश्नर अब ये देखना चाहते हैं कि अपने बेटे के इस घिनौने काम पर विंध्या क्या करती है। कमिश्नर बताते हैं कि ये केस पॉक्सो एक्ट के तहत चलेगा। पांचों लड़कों के घर वाले इकट्ठा होते हैं और तय करते हैं कि किसी भी हाल में अपने बच्चों को पुलिस कस्टडी में नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ विंध्या स्कूल में एक जरूरी मीटिंग बुलाती है और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे देती है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें नहीं छोड़ते और स्कूल के स्टूडेंट दूर से उन्हें बलात्कारी की मां कहकर चिल्लाने लगते हैं। विंध्या ये सब सुनकर स्कूल से बाहर निकल जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उनके पति रेड्डी घर आकर उनसे पूछते हैं कि तुमने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा क्यों दिया। विंध्या बोलती है तो और क्या करती, तुम्हारे बेटे ने स्कूल का नाम रोशन जो कर दिया। आज विकास जैसा भी है उसके पीछे सबसे बड़े जिम्मेदार तुम हो। तुमने उसे ज्यादा लाड प्यार देकर बिगाड़ दिया और 10वीं क्लास में आते आते उसे बाइक भी दिला दी। रेड्डी पलटकर बोलता है क्यों, तुमने भी तो अपने बेटे को सिर पर चढ़ा रखा था। स्कूल में हमेशा उसे सबसे पहले बचाती थी। उसे इस तरह बड़ा करने की जिम्मेदारी हम दोनों की है आज, इसलिए आओ मिलकर उसे पुलिस से बचाते हैं। विंध्या साफ मना कर देती है कि वो इन सब में शामिल नहीं होगी। इसी बीच न्यूज में दिखाया जाता है कि उस केस की वजह से मंत्री और एमएलए को उनके पदों से निकाल दिया गया है। बाकी 2 गार्डियंस को भी उनकी पार्टियों से बाहर कर दिया गया था। चारों लड़कों के घर वाले अपने बच्चों के करतूतों के वजह से मुसीबत में पड़ जाते हैं। विंध्या दुखी मन से विकास के बचपन के वो अच्छे दिन याद करने लगती है जब सब कुछ ठीक था। फिर दिखाया जाता है कि कैसे माँ बाप का साथ न मिलने की वजह से विकास धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। सीन अब उन 5 लड़कों की तरफ दिखता है। पुलिस उन्हें 2 दिनों से मार रही है लेकिन वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। 2 दिन तक भूखा रखने के बाद पुलिस कमिश्नर जयदेव वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि इन्हें बहुत 3rd डिग्री दे दी गई है, अब इनके खाने का इंतजाम करो। वो उनके लिए 25 पैकेट बिरयानी मंगाते हैं। कमिश्नर सबको एक गोल टेबल पर बैठाते हैं लेकिन खाना सिर्फ विकास को देते हैं। विकास 2 दिन से भूखा था इसलिए वो फौरन पहला पैकेट खत्म कर देता है। कमिश्नर उसे दूसरा पैकेट देते हैं और वो उसे भी खा लेता है, लेकिन कमिश्नर रुकते नहीं और तीसरा पैकेट भी खाने को देते हैं। अब विकास के लिए खाना मुश्किल था। कमिश्नर खाने के जरिए सजा देने के लिए चौथा पैकेट भी खोल देते हैं। विकास को खाने में इतनी तकलीफ होती है कि दोस्त भी टेंशन में आ जाते हैं। कमिश्नर विकास को जबरदस्ती 5वां पैकेट भी खिला देते हैं जिससे उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है। लेकिन बलात्कारियों के प्रति कमिश्नर का गुस्सा शांत नहीं होता। वो बाकी 4 लड़कों को भी 5-5 पैकेट बिरयानी खाने की सजा देते हैं। उसी रात उन लड़कों के घर वाले कमिश्नर के पास आते हैं और चीफ सेक्रेटरी से उनकी बात करवाते हैं। कमिश्नर फोन को लाउड स्पीकर पर रख देते हैं। चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर से बोलते हैं कि इन बलात्कारियों को बिल्कुल मत छोड़ना, जितना हो सके उतनी सख्त सजा देना। घर वालों ने मदद के लिए फोन करवाया था लेकिन वहाँ से उन्हें उल्टा जवाब मिल जाता है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर 5 लड़कों को उसी जगह ले जाते हैं जहाँ अपराध हुआ था। वहाँ एक औरत पुलिस को गाड़ी में बिठाकर पूरा सीन दोबारा रिक्रिएट करवाया जाता है। कमिश्नर लड़कों की पैंट उतरवा देते हैं और एक डिटेल लेते हैं कि किसने क्या किया और किसने वीडियो बनाया। कमिश्नर इन अपराधियों को पूरी तरह तोड़ देना चाहते थे। सीन रिक्रिएट करने के बाद सबको पोटेंसी टेस्ट के लिए फर्टिलिटी लैब भेजा जाता है। ये टेस्ट इसलिए होता है ताकि पता चल सके कि अपराध के समय उनकी शारीरिक क्षमता कैसी थी। ये सुनकर सब शर्मिंदा हो जाते हैं। डॉक्टर सबको बेइज्जत करते हुए बोलते हैं कि जुर्म करते समय तुम तो बड़े मर्द बन रहे थे, अब क्या हो गया। आखिर में विकास की बारी आती है लेकिन वो इस अपमान को सह नहीं पाता और केमिकल पीकर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। उसी समय घर पर विकास की माँ अपने पति से बोलती है कि उन 5 ने उस लड़की के साथ कितना भयानक काम किया। पिछले 5 दिनों से उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी। पति बोलता है कि तुम्हें अपने बेटे की चिंता नहीं है जो पुलिस कस्टडी में है। तभी विंध्या के पास कॉल आता है और पता चलता है कि विकास ने खुद को खत्म करने की कोशिश की और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। विंध्या तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागती है। हॉस्पिटल में पुलिस कमिश्नर पहले से ही मौजूद थे। रूल्स के हिसाब से वो विंध्या को अपने बेटे से मिलने की इजाजत देते हैं। जब विकास थोड़ा बेहतर महसूस करता है तब माँ उससे मिलने अंदर आती है। माँ विकास से बोलती है तुमने जो किया वो बहुत गलत था, तुम 5 मरोगे और तुम तो तड़प तड़प कर मरोगे। ये कहकर वो बाहर आ जाती है और कमिश्नर बाहर खड़े होकर ये सब सुन लेते हैं। इसके बाद कोर्ट में जज के सामने पीड़ित और आरोपियों को पेश किया जाता है। जज चैत्रा से बिना डरे सब कुछ बताने को बोलते हैं। चैत्रा बताती है कि वो अपनी सहेली के साथ पार्टी में गई थी जहाँ उसकी दोस्ती विकास और उसके दोस्तों से हुई। पार्टी खत्म होने के बाद विकास ने उसे घर छोड़ने की बात कही तो दोस्ती के नाते वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। फिर उन्होंने उसे नशीला खाना खिलाया और दोस्ती के नाम पर उसके साथ गंदा काम किया। आरोपियों का वकील दलील देता है कि चैत्र अपनी मर्जी से उनके साथ मजे करने गई थी। वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें चैत्र खुद गाड़ी में बैठती नजर आ रही थी। वकील ये भी कहता है कि पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट 3 दिन बाद दी थी, इसलिए जुर्म साबित नहीं होता और शरीर के निशान लव बाइट भी हो सकते हैं। चैत्र का वकील इस पर कड़ी आपत्ति जताता है और बोलता है कि 17 साल की उम्र में मजे करने का मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा जुर्म कर दे। जज विपक्षी वकील को चेतावनी देता है और पुलिस से और सबूत मांगते हैं। पुलिस 1 हफ्ते का समय मांगती है। कोर्ट के बाद आरोपियों के परिवार की तरफ से एक आदमी ढेर सारा पैसा और सोने के बिस्किट लेकर चैत्र के मम्मी पापा के पास आता है। वो कहता है कि केस वापस ले लो क्योंकि ये लोग बहुत पावरफुल हैं और आप इससे जीत नहीं पाओगे। ये सुनकर चैत्र के पापा उस आदमी को थप्पड़ मार देते हैं और माँ भी उसे गुस्से में घर से निकाल देती है। अगली सुनवाई शुरू होती है तो विपक्षी वकील जज से बोलता है कि पुलिस अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं ला पाई। तभी पुलिस कोर्ट में आरोपियों के बनाए हुए गैंगरेप का वीडियो और फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करती है। जब कोर्ट में वो वीडियो चलाया जाता है तो आरोपी के घर वाले सन्न रह जाते हैं। वीडियो में इतनी क्रूरता थी कि जज भी दंग रह जाते हैं। उस वीडियो को सबूत मानते हुए जज कई धाराओं के तहत विकास को मुख्य आरोपी करार देते हैं। विकास को मुख्य आरोपी मानते हुए कुल 5 को
20 साल की सख्त जेल की सजा सुनाई जाती है। इस फैसले के बाद पुलिस कमिश्नर की तेजी से केस सुलझाने के लिए तारीफ होती है, लेकिन बड़े परिवारों के नाम मीडिया में उछालने की वजह से कमिश्नर को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। सजा मिलने के तुरंत बाद पांचों को जेल ले जाया जाता है। सस्पेंड होने पर कमिश्नर पत्रकारों से बोलते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और मैं इस फैसले को मानता हूँ। आज ये साफ हो गया कि अपराध करके कोई बच नहीं सकता। इस फैसले के बाद लोग विकास पब्लिक स्कूल पर भड़क जाते हैं, क्योंकि इसी स्कूल के 5 लड़कों ने इतना घिनौना काम किया था। लोग स्कूल की बसों में तोड़फोड़ करते हैं और टीवी पर स्कूल के खिलाफ खबरें चलने लगती हैं। ये सब देखकर विंध्या बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद पांचों को चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। जेलर उन पांचों को अलग अलग बैरक में रखता है। विकास को जिस बैरक में रखा जाता है वहाँ सब उसे रेपिस्ट कहकर चिढ़ाते हैं। उसी जेल में साइको सोहेल भी था। सोहेल विकास के ऊपर पेशाब कर देता है और उसका बहुत मजाक उड़ाता है। यहाँ तक कि सोहेल बैरक के दूसरे कैदियों को ऑर्डर देता है कि विकास के साथ गलत काम करे। ये सब होने पर विकास को बहुत गुस्सा आता है। वो सबको हटाकर सोहेल से भिड़ जाता है। इस लड़ाई में विकास कभी मार खाता है तो कभी मारता है। पुलिस आकर सोहेल को वहाँ से ले जाती है। पहली बार सोहेल पर किसी ने हाथ उठाते देख बैरक का एक कैदी विकास को पानी देता है। देखते ही देखते जेल में विकास के 6 साल बीत जाते हैं, लेकिन इन 6 सालों में उससे कोई मिलने नहीं आता। लेकिन विकास की माँ विंध्या के पास खबर आती है कि जेल में विकास पूरी तरह बदल गया है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। इसलिए विंध्या अपने बेटे के एग्जाम के लिए उसकी पैरोल पर रिहाई मांगने आती है और जेलर से उसे 3 महीने की छुट्टी दे देता है। लेकिन अब वाले विकास में बहुत बदलाव आ चुका था। वो अपनी माँ के भाव दिए बिना ही गाड़ी में बैठ जाता है। माँ गाड़ी चलाते हुए पुलिस से विकास के बदलने की जो सिफारिश की थी उस पर पछतावा महसूस करती है। इसी बीच एक ट्रैफिक सिग्नल पर जब विंध्या गाड़ी रोकती है तो विकास अमर नाम के किसी आदमी को कॉल करता है और गाड़ी से उतरकर चला जाता है। विंध्या अपने बेटे को ढूंढने निकलती है। विकास अमर से मिलकर एक घर के अंदर जाता है और ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। जब विंध्या वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि विकास और उसके कई लोग नशे में डूबे हुए हैं। विकास के साथ एक लड़की भी होती है। विंध्या उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपनी कॉलोनी ले आती है। विंध्या अपने पति रेड्डी से अलग एक कॉलोनी में रहती है, लेकिन विकास की रिहाई की खबर सुनकर रेड्डी भी वहाँ आ जाता है। वो विकास को अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन विंध्या बोलती है मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। विकास भी अपनी माँ के साथ रहने के लिए राजी हो जाता है। तभी कॉलोनी के कुछ लोग इकट्ठा होकर विरोध करने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक बलात्कारी को इस कॉलोनी में रखना ठीक नहीं, यहाँ माँ बहनें रहती हैं। रेड्डी इसका विरोध करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर विंध्या विकास को नहला धुला कर प्यार से खाना खिलाती और उसे सुला देती है। अगले दिन जब विंध्या विकास के कमरे में आती है तो देखती है वो उसी लड़की के साथ सोया हुआ है जो कल उसके साथ थी। विंध्या की आवाज देने पर भी विकास नहीं उठता, तो वो एक बाल्टी भर कर पानी उसके ऊपर डाल देती है। इससे दोनों की नींद खुल जाती है। पानी डालने की वजह से विकास माँ पर बहुत गुस्सा होता और कहता है मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है। उसी दोपहर जब विंध्या छत पर पढ़ा रही होती है तो विकास फिर से उसी लड़की को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद विकास अपनी माँ से बोलता है कि मैं वही इंसान हूँ जो गैंग रेप केस में जेल गया था। मैं पहले ही जेल में 6 साल काट चुका हूँ और अब पैरोल पे बाहर आया हूँ। इसके बाद मुझे फिर से 15 साल जेल में बिताने हैं। यही मेरी जिंदगी है और इन सब किताबों को पढ़कर कोई फायदा नहीं। इतना कहते ही वो अपनी माँ के सामने ही सारी किताबें जला देता है और जिससे वहाँ पढ़ रहे सारे स्टूडेंट्स डर कर चले जाते हैं। शाम को विकास अपने दोस्त अमर के साथ ड्रग्स लेने एक जगह पहुँचता है। तभी वहाँ पुलिस कमिश्नर जयादेव को एक ड्रग डीलर के साथ सौदा करते हुए देख लेता है। डीलर को शक हो जाता है और वो पिस्तौल निकाल लेता है। जयदेव फौरन उसे पिस्तौल छीनकर उसके हाथ में गोली मार देता है। तभी वहाँ जयदेव की टीम पहुँच जाती है। विकास उसे पहचान लेता है और कहता है ये तो एक्स पुलिस कमिश्नर है। तभी टीम का एक सदस्य बताता है सर अब नारकोटिक्स टीम के हेड हैं और यहाँ एक सीक्रेट ऑपरेशन पर आए थे। ऑपरेशन में सबको गिरफ्तार करने के बाद जयदेव विकास को उसकी माँ के पास ले जाता है। वो विकास से बोलता है हर किसी को जिंदगी में दूसरी बार मौका नहीं मिलता। तुम्हारी माँ ने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ये दूसरी जिंदगी बनाई है। अगर मैंने तुम्हें फिर से पकड़ा तो मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा, सीधा मार दूंगा। वहाँ से जाकर जयदेव अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि विकास ने जेल में ये 6 साल कैसे बिताए हैं और उसका अमर के साथ कोई संबंध है, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाए। दूसरी तरफ विकास इतनी धमकी मिलने के बाद भी नहीं रुकता। वो अपने दोस्तों को घर बुलाकर ड्रग्स और पार्टी शुरू कर देता है। तभी विंध्या वहाँ आ जाती है और ये सब देखकर आग बबूला हो जाती है। वो अपनी पिस्तौल निकालती है और शराब की बोतलों पर गोलियां चलाना शुरू करती है, जिससे पार्टी रुक जाती है और विकास सबको वहाँ से भगा देता है। इसके बाद विकास अपनी माँ से बोलता है कि तुम्हारे पास लाइसेंस वाली पिस्तौल भी है, किसी और पर गुस्सा दिखाने के बजाय मुझे ही मार दो। धीरे धीरे तड़प कर मरने से अच्छा है कि एक दिन में ही मर जाऊं। ये कहते कहते वो अपनी माँ से पिस्तौल छीन लेता है और उन पर तान देता है। तभी विकास पर ड्रग्स का असर शुरू हो जाता है और वो अपना आपा खोने लगता है। माँ पिस्तौल छीनने की कोशिश करती है और चीना झपटी में पिस्तौल बाहर गिर जाती है। तभी विकास अपनी माँ को पकड़ लेता है और नशे के हालत में उनके साथ बदतमीजी करने लगता है। विंध्या उसे धक्का देकर दूर करती और चिल्लाती है हे भगवान मैंने किस राक्षस को जन्म दिया जो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ता। वो विकास पर शराब की बोतल फेंकती है। बेटे का ये व्यवहार देखकर विंध्या खुद को खत्म करना चाहती थी और शराब पीने लगती है। नशे में वो विकास को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है तू मेरे घर नहीं बल्कि सड़क पर मरेगा। विंध्या अपने कमरे में चली जाती है और विकास पूरी रात बाहर पड़ा रहता है। सुबह वो माँ की पिस्तौल लेकर उन्हें मारने आता है, लेकिन देखता है विंध्या लगातार शराब पी रही है। वो भी शराब पीते हुए बोलती है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, चलो साथ में बैठकर पीते हैं। विंध्या पूरी तरह शराब में आदी हो गई थी, जो विकास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी बीच जयदेव को पता चलता है कि जेल में विकास और अमर का कनेक्शन कैसे बना। सोहेल ने जेल में विकास को कई बार निशाना बनाया, जिसे विकास ने भी करारा जवाब दिया। उसकी इसी हिम्मत को देखकर अमर की नजर उस पर पड़ी। जेल के अंदर अमर ने विकास की मदद की, जिसकी वजह से विकास ने इन 6 सालों में जेल के अंदर ही अपनी एक अलग जगह बना ली थी। कहानी प्रेजेंट
में आती है जहाँ विंध्या अब हर वक्त नशे में डूबी थी। वो बार में जाती है और सड़कों पर नशे की हालत में तमाशा करती है। इसकी वजह से कॉलोनी के लोग शिकायत करने लगते हैं। विकास अपनी माँ को संभाल कर पिता के पास ले जाता है, लेकिन वहाँ भी विंध्या शराब पीना नहीं छोड़ती। इसी बीच विकास जब अपने दोस्तों के साथ सड़क पर घूमता है तो चैत्र की वही सहेली उसे देखकर नफरत जताती है जिससे पार्टी में उसने देखा था। अगले दिन जेल में बंद अमर की गर्लफ्रेंड ट्रेन के आगे कूदकर खुद को खत्म कर लेती है। विकास उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। यहाँ विकास की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड अमृता की कहानी दिखाई जाती है जो गाँव से आई थी लेकिन नशे की दुनिया में फंस गई। अपनी दोस्त को खोने के बाद अमृता पूरी तरह टूट जाती है। दूसरी तरफ विंध्या एक पार्टी में शराब पीकर स्विमिंग पूल में उतर जाती है और अपने बेटे को बुलाने लगती है। विकास अपनी माँ को वहाँ से निकालकर पिता के साथ घर ले जाता है, लेकिन घर जाकर भी विंध्या शराब पीती रहती है। जब वो नहीं रुकती तो विकास उसे बोलता है, मेरे एग्जाम आने वाले हैं लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा। वो बंदूक निकालकर बोलता है, मुझे मार दो और खुद भी मर जाओ, तभी हम दोनों को शांति मिलेगी। विकास की ये बातें विंध्या पर असर करती है। विकास पढ़ने बैठ जाता है और माँ भी शराब छोड़कर उसको पढ़ाने लगती है। दूसरी तरफ जयदेव जब अमर के ड्रग्स की तस्करी के बारे में पूछता है तो अमर सोहेल का नाम लेता है। जयदेव अपनी टीम को सोहेल से मिलवाने और ऑपरेशन यूफोरिया शुरू करने का आदेश देता है। जयदेव जेल में सोहेल से मिलने जाता है और उसे दूसरी जिंदगी का मौका देते हुए ड्रग्स के रूट और गैंग के बारे में पूछता है। सोहेल हंसकर सब उड़ा देता है। जब जयदेव बोलता है कि विकास और अमर मेरे कब्जे में है तो सोहेल बोलता है कि अगर विकास एक बार हाथ लग जाए तो उससे पुराना हिसाब चुकता करना है। सोहेल कुछ भी बताने से मना कर देता है। एग्जाम की पिछली रात विकास जब अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात उस पुराने दोस्त से होती है जिसने उसके साथ अपराध किया था। वो दोस्त भी पैरोल पर बाहर आया था। वो विकास को कड़वा सच बताता है कि हमें पुलिस के हवाले करने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ थी। उन्हीं की वजह से हम जेल में सड़ते रहे। जब हम सबके पिता हमें बचाने लगे थे वहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हारा फोन पुलिस कमिश्नर को सौंप दिया। माँ की इस सच्चाई को सुनकर विकास गुस्से में भर जाता है। वो जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है अमृता उसे याद दिलाती है कि कल उसका एग्जाम है, लेकिन विकास किसी की नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। अमृता विकास की माँ को फोन करके जानकारी दे देती है। रास्ते में विकास का सामना उसके पुराने दुश्मन सोहेल से होता है। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी थी, इसीलिए वो सड़क पर ही मोटरसाइकिल से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी जयदेव की टीम वहाँ पहुँचती है और सोहेल को सरेंडर करने को बोलती है। सोहेल भागने लगता है और विकास उसका पीछा करता है। जयदेव अपनी टीम को आदेश देता है कि विकास को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि कल उसका एग्जाम है और सोहेल को भी जिंदा पकड़ना जरूरी है ताकि ड्रग्स के पूरे रैकेट का पता चल सके। सोहेल पुलिस को चकमा देकर एक सीक्रेट ठिकाने पर पहुंचता है जहां से ड्रग्स की सप्लाई का पूरा प्लान कंट्रोल किया जा रहा था। वो सारा डेटा एक पेन ड्राइव में लेकर अपने गले में लटका लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में एक ट्रक एक्सीडेंट में सोहेल की मौत हो जाती है। पुलिस को उसके गले से वो पेन ड्राइव मिल जाती है। विकास दूर से ये सब देख रहा था। जब उसकी माँ का कॉल आता है तो वो गुस्से में अपना फोन फेंक देता है और पुरानी बातें याद करते हुए अकेला निकल जाता है। दूसरी तरफ जयदेव और उसकी टीम ड्रग्स की सारी खेप पकड़ लेती है और उसे आग के हवाले कर देती है। इस तरह ऑपरेशन यूफोरिया कामयाब होता है। अगले दिन सुबह परीक्षा केंद्र के बाहर विकास के मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन विकास एग्जाम देने नहीं आता। विंध्या बहुत दुखी होती है क्योंकि ये एग्जाम ही विकास के लिए आजाद होने का दूसरा मौका था। जब एग्जाम का समय खत्म होता है तब विकास वहाँ आता है और चुपचाप पुलिस की वैन में बैठ जाता है। अब कहानी फिल्म के शुरुआती सीन यानी कोर्ट रूम में पहुंचती है। विंध्या ने खुद पर जो केस किया था उसकी सुनवाई शुरू होती है। विंध्या जज से बोलती है, मैं अपने बेटे को सही संस्कार नहीं दे पाई, इसलिए उसने अपराध किया। इस जुर्म की सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। तभी विकास के पापा भी खड़े होकर सजा की मांग करते हैं। कोर्ट में मौजूद एक दूसरा इंसान बोलता है कि उसके बेटे ने एक लड़की पर एसिड फेंका था और उसने अपने बेटे को नहीं रोका, इसलिए वो भी सजा का हकदार है। एक और कपल बोलता है कि उनके आपसी झगड़ों की वजह से उनका बेटा नशेड़ी बन गया, इसलिए गलती उनकी भी है। जज सभी की बातें सुनते हैं और बोलते हैं कि हमारे कानून में ऐसी सजा का कोई रूल है नहीं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में बच्चों को सही शिक्षा देने की बात कही गई है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आखिर में पुलिस वैन जब आगे बढ़ती है तो जयदेव अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचता है। वो विकास को बताता है कि अगले हफ्ते दिल्ली में तुम फिर से एग्जाम दे सकते हो। मैंने तुम्हारी पैरोल 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है, इस बार मौका मत गंवाना। विकास रोते हुए बोलता है, मुझे अब कोई दूसरा मौका नहीं चाहिए। इलाके का कोई भी इंसान मुझे पसंद नहीं करता। मेरी वजह से मेरी माँ और पिता को हर दिन अपमानित होना पड़ता है। आप मुझे मार दीजिए, वही सबके लिए बेहतर होगा। जयदेव ये सुनकर बोलते हैं, तुम्हारी फैमिली को मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम अपनी गलती नहीं सुधारोगे। तुमने अपराध किया तो तुम्हारे मम्मी पापा भी उसी आग में जले हैं। अपराध करने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए था। अब तुम्हारे पास एक मौका है, इसे अच्छे से इस्तेमाल करो और अच्छी तरह एग्जाम दो, तभी तुम्हारे मम्मी पापा को शांति मिलेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और विकास एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू के लिए डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट पहुंचता है। वहाँ उसका इंटरव्यू लेने वाले मजिस्ट्रेट कोई और नहीं बल्कि खुद चैत्र थी। विकास उसे देखकर कांपने लगता है और रोने लगता है। चैत्र फाइल देकर समझ जाती है कि आज उसे एक अपराधी को दूसरा मौका देना है। वहाँ मौजूद लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये वही बलात्कारी है जिसने 6 साल जेल में काटे हैं, इसे कोई मौका मत दो, इसे तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए चैत्र शांति से विकास से सवाल पूछती है। विकास रोते हुए और कांपते आवाजों में दोनों सवालों का सही जवाब देता है। चैत्र फाइल पर अप्रूव्ड की मुहर लगा देती है और बेस्ट ऑफ लक बोलती है। विकास अपनी खुशी बयान नहीं कर पाता। वो बस फाइल लेकर अपनी माँ के पास जाता है। फाइल पर अप्रूव देकर माँ खुश होती है। विकास अपनी माँ के पैरों पर गिरकर रोते हुए बार बार माफी मांगता है। जब चैत्र कोर्ट से अपनी गाड़ी में निकल रही होती है तो वो दूर से माँ और बेटे को खुश देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। माँ और बेटे की इस मुस्कुराहट के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर